अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गेट इट कैटेगरीज कौन सी होती हैं या पेटेंट प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर पेटेंट किसी सेलर ने लगा दिया हो, यानी कि पेटेंट कहते हैं कि आपके डिज़ाइन को, आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स को, आपकी प्रोडक्ट के यूज़ को कोई थर्ड पार्टी, कोई तीसरा बंदा कॉपी ना कर सके। समटाइम्स अमेज़ोन पे ऐसा होता है कि कुछ सेलर्स जो होते हैं उन्होंने अपनी न्यू प्रोडक्ट जो बनवाई होती है वो उस पर क्या करते हैं कि उसके कुछ जो राइट्स होते हैं वो पेटेंट करवा लेते हैं, रिज़र्व करवा लेते हैं। जिनमें से दो जो हैं वो मेन है, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है और एक होता है डिज़ाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट में हम क्या करते हैं कि समटाइम्स एक सेलर है, उसने कोई चीज़ बनवाई है, एक कप डिज़ाइन करवाया है। अब वो कप पे क्या करेगा कि कप पे वो अगर उसने अपनी लिस्टिंग में लिखा हुआ है कि ये कप सिर्फ पानी पीने के लिए है, इसके अलावा आप इसमें कोई चीज़ पी नहीं सकते, या एक कप उसने डिज़ाइन करवाया वो उसमें बोलता है कि इसमें आपने सिर्फ कॉफ़ी पीनी है, इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ इसमें डालते हैं तो ये टूट जाएगा या ये ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसने उस चीज़ का, उस कप का इस्तेमाल जो है उसने राइट्स जो है रिजर्व करवा लिए हैं, उसको उसने पेटेंट करवा लिया है कि अगर कोई सेलर ऐसा है जो कि इसी क्वालिटी की चीज़ सेल कर रहा है और वो आपको बोल दे कि आप इसमें कॉफ़ी के अलावा आप जूस डाल के पी सकते हैं, आप इसमें गर्म दूध डाल सकते हैं, तो उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये टूट जाए, ख़राब हो जाए। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि इसमें सिर्फ आप कॉफ़ी पी सकते हैं। उसने उसका इस्तेमाल जो है, उसकी यूटिलिटी जो है, उसको उसने करवा लिया है पेटेंट। दूसरा आ जाता है डिज़ाइन पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट में क्या होता है कि किसी सेलर ने कोई नई चीज़ अमेज़ोन पे अगर उसने लॉन्च किया है तो वो क्या करेगा, उसका जो डिज़ाइन होगा वो उसको पेटेंट करवा लेगा कि कोई भी सेलर अगर इस चीज़ को दोबारा से लॉन्च करता है तो वो मेरा डिज़ाइन जो है वो चोरी ना करे या मेरा डिज़ाइन कॉपी ना कर सकें। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ हमने सेलेक्ट करनी होती है कि हमने ये प्रोडक्ट अपनी सेल करनी है अमेज़ोन के ऊपर, हमने उसके स्टैट्स देख लिए, अपना क्राइटेरिया पुट करके देख लिया कि हमारे क्राइटेरिया पे इसके स्टैट्स पूरे आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम उसका पेटेंट चेक करवाएंगे। पेटेंट में हम देखेंगे कि क्या इस सेलर ने इसकी यूटिलिटी, इसका इस्तेमाल तो नहीं पेटेंट करवाया हुआ, या इस सेलर ने अपना डिज़ाइन पेटेंट तो नहीं करवा लिया कि अगर मैं ये प्रोडक्ट का डिज़ाइन इसका चोरी करता हूँ या ऐसी ही प्रोडक्ट बनवा लेता हूँ तो कल को ये मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना ले। उसका हल फिर ये हो जाता है कि अगर कोई ऐसा पेटेंट निकल भी आता है तो हम अपने सप्लायर को क्या बोलते हैं कि चलो तुम इसके हैंडल के ऊपर अगर मतलब इसके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग कर दो आप, मतलब अगर इसके कोने जो हैं वो स्क्वायर में बने हुए हैं तो आप इसको राउंड में कर दो, इसका रेडियस बढ़ा दो, इसका आप हैंडल का थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दो, आप इसका कलर चेंज कर दो। समटाइम्स किसी सेलर ने चीज़ों के कलर्स भी जो हैं वो पेटेंट करवा लिए होते हैं कि ये कलर भी चोरी ना हो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं हमें अपना कोई भी चीज़ लॉन्च करने से पहले ये जहन में रखनी चाहिए कि पेटेंट प्रोडक्ट ना हो। उसको चेक करवाने के लिए आप जो हैं फाइवर पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसकी सर्विसेज दे रहे होते हैं जिनसे आप जाके बोल सकते हैं कि मैंने कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करनी है तो आप इसका जो है ना मुझे पेटेंट चेक कर दें। वो आपको कुछ पैसे लेंगे और प्रोडक्ट का जो है वो पेटेंट आपको चेक कर देंगे। ठीक है, उससे आपको कल को कोई लीगल इशू आप पे कोई नहीं हो सकता, आप पे कोई लीगली एक्शन नहीं ले सकता। तो उसका एक ये बेनिफिट होता है कि आपने हमेशा स्टार्ट पे उसका जो है पेटेंट ज़रूर चेक करवाना है। एक तो हमारी चीज़ हो गई कि हमने पेटेंट चेक करवाना है। उसके बाद जो चीज़ें हमारे जहन में रखने वाली हैं वो ये है कि हमारी गेटेड प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं। ये जब मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग की पहली या दूसरी क्लास दी है, मैंने तब भी आपको इसका ब्रीफ डिस्कशन आपके साथ किया था, और आज मैं आपको थोड़ा सा और ज़्यादा एलेबोरेट कर देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आप अमेज़ोन के ऊपर इजीली सेल कर सकते हैं और कौन सी नहीं। सबसे पहले ओवर साइज चीज़ें जो होती हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अब फिर से बताती हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका साइज़ बहुत बड़ा हो, मतलब आप
बड़े बड़े टेबल्स नहीं सेल कर सकते, बेड नहीं सेल कर सकते, उसमें आपका ही नुकसान है कि अमेज़ोन आपसे उसकी कुछ ज़्यादा फीसिस लेता है अपनी स्टोरेज में रखने के लिए। उसके बाद इजीली ब्रेकेबल चीज़ें जो होती हैं, इजीली ब्रेकेबल चीज़ों में कौन कौन सी आ सकती हैं, आपके ग्लास आ सकते हैं, सिरामिक्स की चीज़ें, टाइल्स वगैरह, या शीशे के बर्तन, शीशे के कप वगैरह। क्योंकि जब भी हमने शिपिंग करवानी होती है ना इनकी, अगर आपने चाइना से इसका सोर्स किया है अलीबाबा से, तो वो शिपिंग किस तरह से करते हैं, उठा उठा के सामान एक जगह से दूसरी जगह फेंक रहे होते हैं, या मतलब कोई वजनी चीज़ें आपकी इन्वेंट्री के ऊपर, अगर किसी और की इन्वेंट्री रखनी हो तो वजनी चीज़ें रख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स टूट भी जाती हैं, जिसका आपको नुकसान फिर एट दी एंड उठाना पड़ता है कि आपकी प्रोडक्ट टूट गई है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें अमेज़ोन के ऊपर सेल नहीं हो रही, सेल सभी कुछ हो रहा है, लेकिन ये है कि उनकी जो है ना, उन्होंने पैकेजिंग में ज़्यादा माल मतलब इस्तेमाल किया होता है, बबल रैपिंग यूज़ की होती है। बस खर्चा ही है जितना आप अपने लिए बढ़ा लें। हैजमट प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको इजीली फायर कैच कर लेती है, जैसे कि लाइटर हो गई जिसमें गैस होती है, और उसके अलावा गैस सिलेंडर्स हो गए, ये चीज़ें जो हैं फायर इजीली इनको कैच कर सकती है। पेट्रोल हो गया, तो ये चीज़ें भी आप नहीं सेल कर सकते। लिथियम और बैटरीज जो हैं, उसमें जिस भी चीज़ में आपके सेल्स और बैटरीज यूज़ हो रही होती हैं, उसमें भी ये होता है कि कभी कभार आपकी इन्वेंट्री पूरा पूरा साल पड़ी रहती है या सेल नहीं हो रही होती। तो क्या होता है कि जब भी कोई ऑर्डर आता है तो आप कोई घड़ी वगैरह, कोई क्लॉक आपने सेल करनी है, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी बैटरी या कोई लिक्विड वगैरह यूज़ हुआ होता है, तो वो क्या करता है कि वो इतनी देर इन्वेंट्री पड़े रहने की वजह से सेल उसके ख़त्म हो जाते हैं या उसके लिक्विड ख़त्म हो जाता है उस चीज़ में से। तो जब किसी कस्टमर के घर आपकी चीज़ जाएगी, वो चलेगी नहीं, आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपकी लिस्टिंग पे आगे अच्छी खासी आपको सुना के चला जाएगा कि आपने जो प्रोडक्ट मुझे भेजी है वो बिल्कुल ख़राब भेजी है। उसके बाद पेटेंट का मैंने आपको बता दिया कि चेक करवाना है कि जो आपका सेलर है उसने पेटेंट तो नहीं अपनी प्रोडक्ट की हुई। ठीक है, तो ये चंद एक चीज़ें होती हैं जो आपने अपने जहन में रखनी है कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले। जी, तो जो पहले हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया था वो था यूएसए का। यूएसए मतलब आप उसमें amazon.com पे जाके वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। हीलियम 10 पे भी आप जब भी यूएसए के लिए हंटिंग करेंगे, आप पहले लोकेशन चेंज करेंगे, उसके बाद जो क्राइटेरिया मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे बॉक्सेस फिल करके, सर्च करके, प्रोडक्ट्स को निकाल के उसके स्टैट्स वगैरह जो है ना उनको गो थ्रू करेंगे। अब जो है हमारा क्राइटेरिया वो है यूके के लिए। ठीक है, यूके की जो मार्केट प्लेस है वो आपने लिखना है सर्च बार में www.com amazon.co.uk। ये अमेज़ोन की मार्केट प्लेस है। उसकी लोकेशन चेंज जो आपने नेक्स्ट करनी है वो है WC2N5DU, इसका पोस्टल कोड या जिप कोड आप इसको बोल सकते हैं। लोकेशन में आपने ये पुट करना है। ठीक है, उसके बाद आपके आ जाते हैं एवरेज रिव्यूज़ कितने होने चाहिए। एवरेज रिव्यूज़ इसके आपके 200 से 500 के दरमियान हो सकते हैं। अगर आपके 200 से थोड़े बहुत कम है या 500 से थोड़े बहुत ज़्यादा हैं तो आप उनको जो है ना देख सकते हैं, उनको आप फिजिबल समझ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मार्जिन हो कि 1000 से ऊपर जा रहे हैं, 600, 700, 800 इतने हैं, तो हम उनमें नहीं जाएंगे क्योंकि कंपटीशन उनमें ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए? 15 से 40 पाउंड के दरमियान आपकी एवरेज प्राइस होनी चाहिए, जो आपकी सेलिंग प्राइस होती है प्रोडक्ट की। उसके बाद है हमारा BSR, बेस्ट सेलर रैंक जो है वो होनी चाहिए 70,000 या 70,000 से कम। 70,000 से जितनी कम होती जाएगी उतनी ज़्यादा है, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। और अगर 70,000 से ऊपर होगी तो यानी कि वो प्रोडक्ट आपकी अमेज़ोन के रैंकिंग में बहुत ही पीछे जाके बैठी हुई है। उसके बाद आ जाता है जी हमारा सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम हमारा हमेशा जो है 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। सर्च वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर मंथली कितनी ट्रैफिक आती है, लोग कितना आपकी इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उसको हम सर्च वॉल्यूम कहते हैं। तो वो 5,000 से ज़्यादा होना चाहिए। इंडिविजुअल रिव्यूज़ जो होते हैं, इंडिविजुअल मैंने आपको जो हीलियम 10 का स्टैट्स का एक्सरे का रिजल्ट दिखाया था, उसमें हमने देखना है कि टॉप 10 में जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनका रिव्यू काउंट जो है, रिव्यू काउंट के टैब में आपने जाना है, वहाँ से आपने देखना है कि टॉप 10 में जो है ना 1 या 2 के मार्जिन को निकाल के ज़्यादातर सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज़ 300 से कम हों। ठीक है, 1 या 2 का टॉप 10 में आप मार्जिन रख सकते हैं कि अगर 300 से ज़्यादा भी हों तो आप उसको जो है ना कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सेलर ऐसे हैं जिनके 300 से ज़्यादा हैं तो आपने उनको नहीं लेना, 1-2 को आप छोड़ के बाकी सबको आपने देखना है टॉप 10 में।
उसके बाद इंडिविजुअल रेवेन्यू जो है, इंडिविजुअल रेवेन्यू आपका 6,000 से ज़्यादा होना चाहिए। एवरेज रेवेन्यू भी यही है और इंडिविजुअल भी यही है। इंडिविजुअल रेवेन्यूज देखने के बाद हम देखना है हमने मोर इम्पॉर्टेंट में कि रेवेन्यू कंसिस्टेंसी और सर्च वॉल्यूम। रेवेन्यू कंसिस्टेंसी क्या होती है कि आपने ये देखना होता है कि टॉप 10 में जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनके जो आपस में रेवेन्यू के मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो, मतलब फ़र्क उनमें इतना ज़्यादा ना हो। मतलब अगर नंबर 1 का सेलर जो है वो अगर लेकर जा रहा है कोई 20 लाख रुपया महीना या 10 लाख रुपया महीना, तो ऐसा ना हो कि जो दूसरे या तीसरे नंबर पे बैठा है वो बिल्कुल ही 1 लाख उसको महीना मिल रहा है या 2 लाख मिल रहा है। तो हमने ये ज़रूर देखना है कि हमारे जो आपस में रेवेन्यूज़ के मार्जिन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ना हो, फ़र्क इतना ना हो, ठीक है। क्योंकि इसका क्या फ़ायदा होता है हमें ये देखने का कि हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि अगर हम इस प्रोडक्ट में जाके बैठते हैं तो इसमें हमारे रेवेन्यू की जो हमें मंथली इनकम होगी हमारी वो इसी मार्जिन के राउंड बाउंड ही होगी, ठीक है, या इससे थोड़ी कम होगी क्योंकि हम एज अ न्यू सेलर जाते हैं। अगर हम 2-3 साल उसको सेल करते रहते हैं तो हम भी बिल्कुल इनके मुकाबले में आके बैठ सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा सेलर होगा जो बहुत ज़्यादा मार्जिन लेके जा रहा है और बाकी के 2-4 ऐसे हैं जो बिल्कुल ही उनको कोई 300-400 सेल उसको मिल रही है, तो हमें फिर इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि एक ही सेलर जो है वो पूरी लिस्टिंग्स को या पूरे इस एक एरिया को हाईजैक करके बैठा हुआ है और वही सारी की सारी सेल्स लेकर जा रहा है। तो ये हमारा यूके का क्राइटेरिया है जिसको हमने हमेशा माइंड में रखना है। हर एक मार्केट प्लेस का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, ठीक है। अगर आप यूएसए में हंटिंग कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया अलग होता है, यूके के लिए अलग है, सऊदी अरेबिया के लिए अलग है, दुबई के लिए अलग है, जर्मनी का, कनाडा का, हर एक कंट्री का जो है क्राइटेरिया आपका डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि आपके जो बजट आपने स्पेंड करना होता है वो उस हिसाब से आप एक क्राइटेरिया को डिजाइन करते हैं, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हम हर क्राइटेरिया में एक ही देखते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हमने बेसिक देखनी होती हैं कि प्राइस का फर्क रखना है, रिव्यूज का फर्क रखना है, हमारे रेवेन्यूज का फर्क आ जाता है बजट के हिसाब से, तो ये देखना होता है। हमारा क्या होता है एज अ न्यू वर्चुअल असिस्टेंट, जब हम अपनी ट्रेनिंग के टाइम में होते हैं तो हमारा काम ये होता है कि हमने यूएसए को टारगेट करना होता है, क्योंकि यूएसए मार्केट प्लेस जो है वो अमेजोन की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर आपको प्रोडक्ट हंट करना यूएसए में आ जाता है तो इट मीन्स कि आपको बाकी की कंट्रीज में, बाकी की मार्केट प्लेसेस में हंटिंग करना ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। अभी एक भाई हैं जिनका मुझे आज मैसेज आया कि मैंने आपकी वीडियो सारी देखी है, लेकिन जो लास्ट 4th वीडियो है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने मतलब किस तरह से हंटिंग की है या आपने किस तरह से बताया है। तो मैंने उनको यही बोला था कि आपको मैं बता देती हूँ, लेकिन मैं ये आपको जरूर कहूंगी कि आप जब भी प्रोडक्ट हंटिंग की मेरी वीडियो देख रहे होते हैं तो उसको देख के छोड़ ना दिया करें, आप साथ साथ इम्प्लीमेंट चीजों को करते रहें। प्रोडक्ट हंटिंग आपको तभी आएगी जब आप बार बार गलतियां करेंगे, उन गलतियों को आप अपने दिमाग में बिठाएंगे, उनको आइंदा से बाज रहेंगे उन गलतियों को करने से, तभी आपको प्रोडक्ट हंटिंग आ सकती है। अगर आप वीडियोस देखेंगे और सिर्फ वीडियोस देख के जज कर लेंगे कि आपसे नहीं होगा, तो वो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने क्या करना है, मेरी वीडियो आपने साथ लगा के आपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे वीडियो लगा लिया करें साथ, और लैपटॉप पे जो है आप अपनी हीलियम 10 टूल लॉगिन करके तो आपने जो है ना साथ साथ इम्प्लीमेंट चीजें करती रहना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको एक तो आसानी हो जाएगी, और मेरी रिकमेंडेशन यही होती है कि आप यूएसए की मार्केट को टारगेट करें, क्योंकि वो ज्यादा बड़ी मार्केट है, उसमें आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको हंटिंग का मार्जिन भी ज्यादा मिल जाता है और आपकी प्रैक्टिस उसमें बहुत अच्छी हो जाती है। और जहां तक क्राइटेरिया की बात है तो क्राइटेरिया के आप स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें यहाँ से, क्योंकि अब मैं एक प्रॉपर फाइल बना के आपको देने से रही, क्योंकि वो तो आप एक पेड कोर्स जब कर रहे होते हैं किसी इंस्टीट्यूट में जाके तभी वो आपको शायद देते हैं, या मुझे उसका भी आइडिया नहीं है कि वो देते भी हैं या नहीं देते। लेकिन आपका काम यही है कि आप स्क्रीनशॉट्स लें और जो क्राइटेरिया है उसको गो थ्रू करें और इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आपका जो हाथ सेट हो जाएगा प्रोडक्ट हंटिंग में, और आपको सबसे इजी चीज और मजे की चीज प्रोडक्ट हंटिंग ही लगेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए ताकि मेरी नई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाया करें।